ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि सेंट्रल वेनस लाइन क्या होती है। ठीक है ना। तो सेंट्रल वेनस लाइन देखें, इट कैन बी इंसर्टेड इन सबक्लेवियन वेन, इट कैन बी इंसर्टेड इन इंटरनल जुगुलर वेन, इट कैन बी इंसर्टेड इन फेमोरल वेन। ठीक है, इट कैन बी इंसर्टेड इन फेमोरल वेन। अच्छा, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कैन बी इंसर्टेड इनटू फेमोरल वेन के बाय सेल्डिंगर टेक्निक लिखा हुआ है, सेल्डिंगर टेक्निक। अब ये सेल्डिंगर टेक्निक है सिर्फ फेमोरल वेन के लिए है या इनके लिए और इनके लिए भी है, ये हम जानने की बाद में कोशिश करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सब क्लेवियन वेन में हम क्या करते हैं, सब क्लेवियन वेन में हम वो कैसे डालते हैं, सेंट्रल वेनस लाइन हम देखते हैं। ठीक है, स्टेप्स देखें। सबसे पहले पेशेंट को हमने क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे रखना है। ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में सुपाइन रख के उसके सर को हम 15 डिग्रीज तक ऐसे, अब ऐसे है तो सर को हम 15 डिग्रीज तक ऐसे करेंगे। ठीक है ना, बाकी बॉडी को नहीं बल्कि सिर्फ सर को हम 15 डिग्रीज डाउन करेंगे। और उससे क्या होगा, उससे हमारी जो उसकी पेशेंट की जो वेन्स है ना वो डिस्टेंड हो जाएंगी नेक की। और इट आल्सो विल बी गुड टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म। इसके दो फ़ायदे हैं, हेड को 15 डिग्री पर करने के ये और ये फ़ायदे, दो फ़ायदे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप पेशेंट के हेड को टर्न अवे करेंगे। ठीक है, पेशेंट के हेड को हम फिर, अगर पेशेंट का ऐसे है, ये हेड है पेशेंट का, हमने इसको 15 डिग्री तक रोटेट नीचे किया, फिर हम इसको टर्न अवे करेंगे, जिस तरफ हम काम कर रहे हैं उससे अवे टर्न करेंगे। ठीक है ना, किससे, वेनिपेक्चर साइड से, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वेनिपंक्चर साइड से। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा बट देखें यहाँ पे, बहुत बड़ा बट है, बहुत बड़ा बट, इतना बड़ा बट है कि देखो कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में CSI में हम ऐसा नहीं करेंगे। कैसा नहीं करेंगे कि हम इसको जो हेड को वेनिपंक्चर साइड से अवे करने वाला सिस्टम, हम सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आसान है, देखो क्लीन द स्किन करो, ड्रेप द एरिया करो, वही वाली बात है जो OT टेबल के ऊपर करते हैं। फिर लोकल एनेस्थीसिया मारते हैं। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया आपको पता है कौन कौन से किस्म के होते हैं। तो ठीक है ना, तो ये देखें जहाँ भी लोकल की बात आएगी हम लोकल एनेस्थेटिक्स को यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। देखो लोकल एनेस्थेटिक दो टाइप्स के होते हैं, ईस्टर्स, एमाइड्स। ईस्टर्स में आते हैं प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, क्लोरप्रोकेन। एमाइड्स में लिडोकेन, मेपीवाकेन, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन, ये सारे के सारे केन्स हैं। जिसमें एमाइड्स में देखो 2 आई आते हैं। ठीक है, 2 आई आते हैं। आपको हम करीब से देखें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, दे ब्लॉक सोडियम चैनल्स बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन इनर पोर्शन ऑफ द चैनल। ठीक है, ब्लॉक करते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव इन रैपिडली फायरिंग न्यूरॉन्स। ठीक है, टर्शरी अमाइन लोकल एनेस्थेटिक पेनिट्रेट मेम्ब्रेन इन अनचार्ज फॉर्म देन बाइंड टू आयन चैनल्स इज चार्ज फॉर्म। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, कैन बी गिवन विथ वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर स्पेशली एपिनेफ्रिन। इसके साथ देने से क्या होगा, इन्हांस लोकल एक्शन होगा, ब्लीडिंग कम होगी, एनेस्थीसिया ज़्यादा होगा और बाई सिस्टेमिक कंसंट्रेशन। ठीक है, ब्लीडिंग कम होगी और एनेस्थीसिया ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इन इन्फेक्टेड एसिडिक टिश्यू अल्कलाइन एनेस्थेटिक्स आर चार्ज्ड एंड कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन इफेक्टिवली, नीड मोर एनेस्थेटिक। इन्फेक्टेड टिश्यू में, इन्फेक्टेड टिश्यू एसिडिक टिश्यू होता है और अल्कलाइन एनेस्थेटिक्स होते हैं, ये आर चार्ज्ड। ठीक है, एंड कैन नॉट पेनिट्रेट, पेनिट्रेशन इनकी नहीं होती। मैंने क्या कहा, इन्फेक्टेड टिश्यू एसिडिक टिश्यू होता है और अल्कलाइन एनेस्थेटिक्स जो हैं, ठीक है ना, ये चार्ज, ये एनेस्थेटिक्स अल्कलाइन है ना, तो अल्कलाइन है तो ये चार्ज होते हैं और कैन नॉट पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन इफेक्टिवली, नीड मोर एनेस्थेटिक। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर ऑफ नर्व ब्लॉकेज देखो, सबसे पहले स्मॉल डायमीटर नर्व्स जाएंगी, उसके बाद लार्ज डायमीटर फाइबर्स जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो पहले माइलिनेटेड फाइबर्स जाएंगे और फिर अनमाइलिनेटेड फाइबर्स जाएंगे। देखो जो कपड़े पहने हुए हैं ना वो ज़्यादा जल्दी जाएगा। ठीक है ना, अनमाइलिनेटेड जल्दी नहीं जाएगा, जो कपड़े पहने हुए हैं वो ज़्यादा जल्दी जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल साइज़ फैक्टर प्रीडोमिनेट्स, इसीलिए स्मॉल डायमीटर वाले ज़्यादा जल्दी जाएंगे, और यानी कि साइज़ फैक्टर प्रीडोमिनेट्स और माइलिनेशन, साइज़ ज़्यादा मैटर करती है कहता है, एज़ कम्पेयर टू माइलिनेशन का इतना इशू नहीं होता।
कहता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहता है कि साइज़ फैक्टर डोमिनेट्स है, ठीक है ना। तो साइज़ में फैक्टर कैसे डोमिनेट करता है, जो ज़्यादा छोटी है वो जल्दी से नर्व ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो सही है। सो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल फाइबर्स जो अनमाइलिनेटेड हैं, ठीक है ना, उनसे ज़्यादा लार्ज फाइबर्स जो माइलिनेटेड हैं, उनसे ज़्यादा लार्ज फाइबर जो अनमाइलिनेटेड, ये आखिर में जाएंगे। सबसे पहले क्या जाएगा, स्मॉल और अनमाइलिनेटेड जाएंगे, नहीं, सबसे पहले स्मॉल माइलिनेटेड फाइबर्स जाएंगे। देखो, स्मॉल माइलिनेटेड, उसके बाद स्मॉल अनमाइलिनेटेड, लार्ज माइलिनेटेड, लार्ज अनमाइलिनेटेड, ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ नर्व ब्लॉकेड। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ लॉस, सबसे PTTP, HTTP नहीं होता, इसी तरह PTTP पेन जाएगा, ये ऑर्डर है। अच्छा, सबसे पहले पेन, फिर टेम्परेचर, फिर टच, फिर प्रेशर जाएगा, ठीक है ना। क्लिनिकल यूज़ क्या है इनकी, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक सेंट्रल वेनस प्रेशर डालने के लिए, इसी तरह स्माइल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। इफ एलर्जिक टू ईस्टर्स गिव एमाइड्स, देखो इफ एलर्जिक टू ईस्टर्स गिव एमाइड्स, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, CNS एक्साइटेशन, सीवियर कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है, किससे, बुप्रीवाकेन से। बुप्रीवाकेन से कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन दोनों हो सकते हैं। एरिथमियास विद कोकेन, कोकेन के साथ एरिथमियास, और मेथियोग्लोबिनीमिया गैस किसके साथ, बेंजोकेन के साथ, ठीक है। CNS एक्साइटेशन भी हो सकती है। बुप्रीवाकेन, निमोनिक बुप्रीवाकेन बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है, ठीक है। बुप्रीवाकेन इज कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम अपनी बुक में लिख के समराइज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखें, इन्होंने कहा है कि ब्लॉक सोडियम चैनल, करीब से देखें इसको, द ब्लॉक सोडियम चैनल बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन इनर पोर्शन ऑफ द चैनल, ठीक है ना। ये क्या बात है, देखिए यहाँ से देखें कि अब देखें, ये एक चैनल, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये यहाँ पे चैनल है, इसका आउटर पोर्शन है, ये चैनल का ये इनर पोर्शन है। तो जब लोकल एनेस्थेटिक आएगा, ये क्या करेगा, ये जाएगा अंदर वाले चैनल में, इनर पोर्शन ऑफ द चैनल में जाके लग के ये ब्लॉक करेगा सोडियम का जो चैनल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो टर्शरी अमाइंस है ना, लोकल एनेस्थेटिक्स, टर्शरी अमाइन लोकल एनेस्थेटिक्स, ये क्या करते हैं, अनचेंज्ड ही अंदर जाते हैं, ठीक है, अनचार्ज, ठीक है, ये अनचार्ज ही पेनिट्रेट करते हैं मेम्ब्रेन को इन अनचार्ज फॉर्म, देन बाइंड टू द आयन चैनल्स एज चार्ज फॉर्म, अनचार्ज्ड ही अंदर जाते हैं और आयन चैनल्स को बाइंड करते हैं इन अ चार्ज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये टर्शरी अमाइन लोकल एनेस्थेटिक्स का किस्सा इन्होंने सुनाया है, ठीक है। इसके अलावा देखें, दूसरी बात इन्होंने कही है, अगर आप देखें तो मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ कि जो कैन बी गिवन विथ वेजो कंस्ट्रिक्टर्स लाइक एपिनेफ्रीन। तो देखें, लोकल एनेस्थेटिक्स जो है, लोकल एनेस्थेटिक्स, उसको हम वेजो कंस्ट्रिक्टर्स लाइक एपिनेफ्रीन के साथ भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता है बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन, और ब्लीडिंग कम हो जाती है बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्टेड टिश्यू की बात की है, अगर आप देखें तो इन्फेक्टेड टिश्यू की बात की है, तो इन्फेक्टेड टिश्यू जो है वो एसिडिक टिश्यू होता है। ये देखें, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, इन्फेक्टेड टिश्यू, एसिडिक टिश्यू, और अल्कलाइन एनेस्थेटिक्स आर चार्ज्ड एंड कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन इफेक्टिवली, नीड मोर एनेस्थेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो एसिडिक टिश्यू में जो अल्कलाइन एनेस्थेटिक्स हैं, दे आर चार्ज्ड एंड कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन इफेक्टिवली, सो ऐसे केसेस में ज़्यादा एनेस्थेटिक्स चाहिए होंगे आपको, ठीक है, मतलब अमाउंट ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, अमाउंट ज़्यादा, ऐसा नहीं कि एक को छोड़ कर दूसरा एनेस्थेटिक देना शुरू कर दें, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ लॉस की बात की है नीचे, ऑर्डर ऑफ लॉस या ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेड की बात की है। तो इसमें जो स्मॉल डायमीटर फाइबर्स जो हैं सबसे पहले उड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लार्ज डायमीटर फाइबर्स ब्लॉक होंगे, उसके बाद माइलिनेटेड फाइबर्स और अनमाइलिनेटेड। लेकिन ओवरऑल कहा गया है कि साइज़ ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, साइज़ ज़्यादा मैटर करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि माइलिनेटेड हो या अनमाइलिनेटेड हो, माइलिनेटेड हो या अनमाइलिनेटेड हो, स्मॉल डायमीटर वाला ज़्यादा पहले ब्लॉक होगा, ठीक है। इसका जो है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखें, सबसे पहले कौन जाएगा, स्मॉल, अब देखें ये छोटा डायमीटर की नर्व फाइबर है, फिर जाएगी लार्ज डायमीटर की फाइबर,
ठीक है। इसी तरह माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड में पहले माइलिनेटेड जाएंगे और फिर अनमाइलिनेटेड जाएंगे, ठीक है। इस डायग्राम को आप ठीक से देखें, ठीक है। तो अब ऑर्डर ऑफ लॉस कैसे होगा, सबसे पहले जाएगा डेफिनेटली अनमाइलिनेटेड फाइबर्स तो नहीं होते ना हर जगह में, सबसे पहले वो फाइबर ब्लॉक होगा जो छोटा है, स्मॉल डायमीटर है और माइलिनेटेड है, देखिए ना माइलिनेटेड पहले जा रहा है। दूसरे नंबर पे वो ब्लॉक होगा जो छोटा है और अनमाइलिनेटेड, यू फॉर अनमाइलिनेटेड, ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर। तीसरे में कौन सा जाएगा, लार्ज डायमीटर जो कि माइलिनेटेड है, ठीक है, जो कि माइलिनेटेड है। और चौथे में वो जाएगा जो लार्ज तो है लेकिन अनमाइलिनेटेड है। ये फिगर आपने जहन में रखनी है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ लॉस में पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, देखो ऑर्डर ऑफ लॉस में पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर है। ऑर्डर ऑफ नर्व ब्लॉकेट में ये माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड की जो का किस्सा आ रहा है, तो इधर हम ऑर्डर ऑफ लॉस नहीं लिखेंगे बल्कि ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेट ही लिखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ लॉस में देखें तो पीटीटीपी याद रखें, पीटीटीपी पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर, ठीक है ना। पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर, इसको पटीटोप बोल सकते हैं आप, पटीटोप, टो से टच, टी से टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले पेन जाएगा मरीज़ का, उसके बाद टेम्परेचर सेंसेशन लॉस होगी, उसके बाद टच सेंसेशन लॉस होगी और उसके बाद प्रेशर सेंसेशन लॉस होगी। यहाँ पे भी देखें पेन गया, टेम्परेचर गया, टच गया, फिर प्रेशर एंड में। इससे पता चलता है, यहाँ पे मेरा एक थ्योरी है, इससे पता चलता है कि रिसेप्टर्स का मसलन अगर पेन उसको गया है तो पेन नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको प्रेशर देंगे ना इस पे पॉइंट पे तो प्रेशर वो फील कर सकेगा, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखें पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था, हम फिर लोकल एनेस्थीसिया देंगे, लोकल एनेस्थीसिया हम देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद हमने इंट्रोड्यूस करना है ए लार्ज कैलिबर नीडल, ठीक है ना। ये नीडल जो हमने इंट्रोड्यूस करनी है तो ठीक है ना, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अटैच करना है किसके साथ, 12 ml सीरीज के साथ अटैच करके हमने इंट्रोड्यूस करना है ए लार्ज कैलिबर नीडल, ठीक है, ठीक है। इस 12 ml सीरीज में हमारे पास, इस सीरीज में हमारे पास क्या होना चाहिए, 0.5 to 1 ml नॉर्मल सेलाइन होना चाहिए इस सीरीज में, ठीक है ना। मतलब 12 ml की सीरीज है, इसमें 12 ml की सीरीज है, इसमें 0.5 to 1 ml हमारे पास नॉर्मल सेलाइन होना चाहिए। अब ये कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, हमने ये तो कहा कि इंट्रोड्यूस अ लार्ज कैलिबर नीडल अटैच टू 12 ml, लेकिन इंट्रोड्यूस कहाँ करना है भाई, इंट्रोड्यूस हमने करना है 1 सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल एंड मीडियल 1/3 ऑफ द, देखो ये क्लेविकल है, ऐसे क्लेविकल होती है, 3 पार्ट्स कर दो, फॉर एग्जांपल ये स्टर्नम है, इस जगह में मिडल 1/3 और मीडियल 1/3 के बीच के जंक्शन के 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये देखो स्टर्नल नोच होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेनाब्रियम होगी यहाँ पे, ठीक है, नीचे स्टर्नम होगी, इसके इस जंक्शन 1 सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन, नॉट अबोव, इट इज़ बिलो, याद रखना इट इज़ बिलो, याद रखें क्लेविकल से बिलो है, याद रखो क्लेविकल से बिलो है, ठीक है, बिलो द जंक्शन ऑफ। हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, हम ये नीडल इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। रिमेंबर, बहुत बड़ा रिमेंबर, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड एज एन एडजंक्ट टू CVL प्लेसमेंट, ठीक है ना, एडजंक्ट टू CVL प्लेसमेंट, सही है। तो ये पॉइंट हम एक बार फिर देखते हैं, देखिए लोकल देने के बाद हमने इंट्रोड्यूस करना है ए लार्ज कैलिबर नीडल अटैच टू 12 मिलीलीटर सिरिंज, वही वाली बात है, ये देखें 12, इसके अंदर 0.5 to 1 ml नॉर्मल सेलाइन भी होना चाहिए। कहाँ ये इंसर्ट करनी है, बिलो द जंक्शन ऑफ मिडल 1/3 एंड मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल, कहाँ कितना बिलो, 1 सेंटीमीटर बिलो, ठीक है। अब इसको इंसर्ट करेंगे, इस देखो इस काम के लिए हम अल्ट्रासाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, कह रहा है, ठीक है। अब इंसर्ट करने के बाद क्या करना है कि नीडल को हमने स्लोली एडवांस करना है, ठीक है ना। किस तरफ एडवांस करना है, स्लोली, ठीक है, सुप्रास्टर्नल नोज की तरफ, ठीक है, एडवांस करना है सुप्रास्टर्नल नोज की तरफ, सही है ना।
ठीक है ना। और कैसे एडवांस करना है, क्लेविकल के साथ पैरेलल रख के, इसको क्लेविकल के साथ पैरेलल रख के किस तरफ एडवांस करना है, सुप्रास्टर्नल नोज की तरफ एडवांस करना है। ठीक है ना। जब एडवांस कर रहे होंगे इस दौरान हमने क्या करना है, स्लोली विड्रॉ करना है, विड्रॉ भी करते रहना। ये वही विड्रॉ है जो हम जब लोकल देते वक्त विड्रॉ नहीं करते, सक करते हैं ताकि कोई आर्टरी तो नहीं आ रही है देखने के लिए, उसी तरह ही हमने सक करना है। और प्लंजर, इसको प्लंजर कहते हैं, इसके एंड में जो होता है, इसको हम जब खींचेंगे तो इसको एडवांस करते हुए हम खींचते जाएंगे, एडवांस करते अंदर एडवांस करते हुए हम इसको प्लंजर को पीछे सक करते, ताकि एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो। ठीक है, इस नेगेटिव प्रेशर से हम गाइड लेते हैं कि आया वेन आई है कि नहीं। ठीक है ना। अच्छा, जब हम क्या करेंगे, हम जब फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड आएगा, जैसे ही सिरिंज के अंदर फ्री फ्लो आएगा तो वो अपीयर होगा, तो हम क्या करेंगे पता है, जब भी क्योंकि हम खींच रहे थे तो जैसे ही ब्लड आएगा सिरिंज में तो तब हम क्या करना है, बीवेल, इसको बीवेल कहते हैं। देखो नीडल का जो एंड वाला हिस्सा होता है ना, इसको ये इस तरह का होता है। देखो स्लोप, ये जो स्लोप होता है नीडल के एंड, ये सिरिंज है, इस नीडल का एंड, इसको बीवल कहते हैं। तो जब इसमें फ्लो आएगा तो हमने बीवल को रोटेट करना है डाउनवर्ड्स, कॉर्डली उसको बाकायदा रोटेट करना है। अच्छा, देखो रोटेट का वर्ड है, रोटेट करना है। और इसको जब हम ऐसे रोटेट करेंगे, ये देखो कॉर्डली हम इसको रोटेट करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हम सिरिंज को नीडल उसी जगह पे रहने देंगे, सिरिंज को हम रिमूव करेंगे सिरिंज को नीडल से अलग करके। ठीक है, और नीडल को वहीं पर ही रहने देंगे। ये हो गया। ठीक है। ठीक है, अब जब नीडल नंगी हो जाएगी तो उसको हमने फिंगर दबा के रखना है ताकि एयर एम्बोलिज्म ना हो। देखो फिंगर ऐसे दबा के प्रेशर बिल्ड किए रखना है सिरिंज पे, ताकि क्या हो एयर एम्बोलिज्म ना हो। ठीक है, जब एयर एम्बोलिज्म नहीं होगी तो बहुत फ़ायदा होगा। डेफिनेटली एयर एम्बोलिज्म इज़ अ डेंजरस थिंग। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद कहता है कि क्या कहता है, इफ़ वेन इज़ नॉट इंटर्ड, अगर तो ये सारी चीज़ें प्लंजर को हम दबाने से ब्लड नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वेन इंटर नहीं हुई है। तो अगर हम वेन में नहीं दाखिल हुए हैं तो हम, इसका मतलब क्या है, हम दोबारा रीडायरेक्ट करेंगे, री इंटर करेंगे, और ये रीडायरेक्ट करेंगे, किसको रीडायरेक्ट करेंगे, दोबारा बाहर ला के स्किन से बाहर नीडल नहीं लाएंगे, हम अंदर ही रीडायरेक्ट करेंगे। तो इसको रीडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, रीडायरेक्ट। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास इंसर्ट्स हैं, 4 इंसर्ट वाला फार्मूला है। देखो हमारे पास एक इंसर्ट हो गया, फिर हमारे पास आगे आएगा दूसरा इंसर्ट आएगा, ये देखो दूसरा इंसर्ट है, फिर हमारे पास तीसरा इंसर्ट है, तो 3 इंसर्ट है हमारे पास। ठीक है, हम देखते हैं, अभी इंसर्ट ही इंसर्ट है। ठीक है। अच्छा, हमारी नीडल पहुंच गई, हमने उसको रोटेट भी कर लिया नीचे की तरफ। ठीक है ना, रोटेट भी कर लिया, और हमने इसको फ़िलहाल उसको रखा हुआ है, उसको नीडल को थंब के साथ रखा हुआ है ताकि एयर एम्बोलिज्म ना हो। अब हमने क्या करना है, गाइड वायर को इंसर्ट करना है, ये एक पहला इंसर्ट। ठीक है, गाइड वायर को इंसर्ट करना है इनटू द नीडल, देन रिमूव नीडल। ठीक है ना, इंसर्ट करने के बाद इनटू द नीडल, इंसर्ट गाइड वायर को इंसर्ट करने के बाद हमने नीडल को रिमूव करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंसर्ट क्या, फिर अब हमने क्या करना है, हमने डायलेटर को इंसर्ट करना है। हमने इंसर्ट द डायलेटर ओवर द गाइड वायर एंड रिमूव द डायलेटर। ठीक है, इंसर्ट द डायलेटर ओवर द गाइड वायर एंड रिमूव द डायलेटर। ठीक है। उसके बाद तीसरा इंसर्ट क्या है, इंसर्ट द कैथेटर ओवर द गाइड वायर। पहले क्या था, डायलेटर को इंसर्ट करेंगे ओवर द गाइड वायर, ये तो इंसर्ट द डायलेटर ओवर द गाइड वायर। ठीक है, इंसर्ट इसमें क्या है, कैथेटर ओवर द गाइड वायर। ठीक है। अच्छा, अब इंसर्ट किया आपने कैथेटर। ठीक है, अप टू कहाँ तक इंसर्ट करेंगे, कहाँ तक, मतलब ये एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, अप टू अ प्री डिटर्मिन्ड डेप्थ। ठीक है, अप टू अ प्री डिटर्मिन्ड डेप्थ। देखो, द टिप ऑफ द कैथेटर शुड लाई अबव द राइट एट्रियम फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, द टिप ऑफ द कैथेटर शुड लाई अबव द राइट एट्रियम फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कनेक्ट करना है कैथेटर को
इंट्रावेनस ट्यूबिंग के साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट द कैथेटर टू इंट्रावेनस ट्यूबिंग, इंट्रावेनस ट्यूबिंग जैसी भी है जो भी है, ठीक है ना। फिर हमने क्या करना है, एफिक्स करना है किसको, कैथेटर को विद द स्किन, यानी कि स्किन के साथ एक स्विचर लगा के कैथेटर को फिक्स करना है स्विचर की मदद से स्किन के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, जहाँ पे हम स्विचरिंग वगैरह करेंगे, ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होना चाहिए वो अप्लाई करेंगे, और ड्रेसिंग्स हम वहाँ करेंगे, ठीक है। ये सारा काम सही हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए हम ऑब्टेन करेंगे एक चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हम इससे क्या होगा, चेस्ट एक्सरे से देखो एक तो हमें पोजीशन ऑफ द आईवी लाइन का पता चलेगा, दूसरा हमें क्या पता, न्यूमोथोरेक्स तो नहीं हुआ, ये भी हमें पता चलेगा चेस्ट एक्सरे से, ठीक है, ठीक है ना। इंटरनल जुगुलर वेन में हम कैथेटर कैसे डाल सकते हैं, इसमें भी हम कैथेटर डाल सकते हैं, कहाँ, अबव द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल। ये देखो अबव द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल से हम अप्रोच करेंगे, क्या, अबव द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, बिटवीन क्या, बिटवीन द टू हेड्स ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड हम ये अप्रोच करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। आप देखिए कि सेंट्रल वेनस लाइन पास करने की इंडिकेशंस क्या हैं। इंडिकेशंस देखो हम देखते हैं, आईवी फ्लूइड को रैपिडली डालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कहीं पेशेंट को ज़रूरत हो ऐसी सिचुएशन में, तो आईवी फ्लूइड को रैपिडली डालने के लिए हम सीवीपी का इस्तेमाल कर, सीवीएल सेंट्रल वेनस, सीवीपी तो सेंट्रल वेनस प्रेशर हुआ ना, सीवीएल सेंट्रल वेनस लाइन हो गई, ठीक है। इसी तरह टू गाइड फ्लूइड थेरेपी इन हाइपोवोलीमिया, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, टू गाइड फ्लूइड थेरेपी इन हाइपोवोलीमिया। हम क्या करते हैं, सीवीएल के ज़रिए हम क्या मैयर करते हैं, सीवीपी, सेंट्रल वेनस लाइन के ज़रिए हम सीवीपी हम क्या करते हैं, हम सीवीपी यूज़ करते हैं जब हम मैयर करते हैं। जब सीवीपी मैयर करते हैं ना, तो सीवीपी से हम क्या करते हैं, फ्लूइड थेरेपी को हम गाइड कर सकते हैं। देखो सीवीपी जो है इतना अच्छा पैरामीटर नहीं है फ्लूइड थेरेपी को मॉनिटर करने का, बट स्टिल हम यूज़ करते हैं इसको। जो अच्छा पैरामीटर है ना फ्लूइड थेरेपी को मॉनिटर करने का, वो है मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर बहुत अच्छा पैरामीटर है फ्लूइड थेरेपी को मॉनिटर करने का, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास क्या इंडिकेशंस हैं, हमारे पास इंडिकेशंस हैं कि अगर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देनी हो तो हम सीवीएल डालते हैं। अच्छा, उसके बाद हीमोडायलिसिस करनी हो तो हम सीवीएल डालते हैं। देखो ना, हीमोडायलिसिस करनी हो तो हम सीवीएल डालते हैं। इसी तरह पीएसी क्या है, पीएसी पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करनी हो तो भी हम सीवीएल डालते हैं, सेंट्रल वेनस लाइन। वेजोप्रेसर्स डालने हो, अगर वेजोप्रेसर्स तो इनकी वेजोप्रेसर्स की एडमिनिस्ट्रेशन करनी हो तो भी हम सीवीएल डाल। तो ये सारे के सारे क्या थे, सीवीएल की इंडिकेशंस थी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सीवीपी। सीवीपी जो है सीवीपी इसको क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल वेनस प्रेशर। हमने कहा था ना कि अभी हम ये देखो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर हम कैसे करते हैं, सीवीपी डाल के ही तो करते हैं, ठीक है ना। तो सीवीपी के ज़रिए सीवीएल के ज़रिए हम सीवीपी मेजर करते हैं। सीवीपी के ज़रिए हम फिर फ्लूइड थेरेपी को मॉनिटर करते हैं इन केस ऑफ हाइपोवोलीमिया। तो ये सीवीपी है क्या चीज़, देखें सीवीपी को हम मीन वेनस प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है ना, एक मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है, इसी तरह ये मीन वेनस प्रेशर। आपको याद है जब हमने एग्रेसिव जो फ्लूइड मॉनिटरिंग देखी थी, ये देखो एग्रेसिव मॉनिटरिंग ऑफ फ्लूइड में एक सीवीपी भी था, तो वो यही सीवीपी है, ठीक है ना। वो एग्रेसिव इसलिए है कि हम इसको देखो ना, वेन के ज़रिए अंदर जाते हैं, राइट एट्रियम तक पहुँचते हैं, एग्रेसिव हुआ ना, और क्या, ठीक है। तो मीन वेनस प्रेशर इसका दूसरा नाम है। देखो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम, ठीक है ना, इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ द प्रेशर ऑफ द ब्लड। कहाँ प्रेशर ऑफ द ब्लड, इट इज़ द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द थोरेसिक वेन्स नियर द हार्ट, ठीक है। यहाँ पे बुक में लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन देयर हैज़ टू बी समथिंग एरर, ठीक है ना। तो प्रेशर ऑफ द ब्लड, कहाँ प्रेशर ऑफ द ब्लड, इन द थोरेसिक वेन्स नियर द हार्ट, ठीक है। तो इसको हम सीवीपी कहते हैं। हम इस जगह को फिल करेंगे बाद में इंशाल्लाह, ठीक है। क्या रिफ्लेक्ट करता है सीवीपी, सीवीपी क्या दिखाता है, देखो सीवीपी दिखाता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट कितनी है, ठीक है ना। इसी तरह एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड कितनी है इनटू द आर्टीरियल सिस्टम, ठीक है। सीवीपी शोज
amount of blood returning to the heart and ability of heart to pump the blood into the arterial system। देखो नॉर्मल जो CVP होता है ना, नॉर्मल जो CVP होता है उसकी वैल्यू होती है 4 से 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 4 से 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसको अगर मर्करी में कन्वर्ट करें तो 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो होता है ना वो 7.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो अपर लिमिट इसकी 7.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ही है, ठीक है। अच्छा, अब CVP देखो, CVP इज़ इंक्रीज्ड इन कब और CVP इज़ डिक्रीज इन कब। हम देखो डिक्रीज इन हाइपोवोलेमिया कॉमन सेंस है और सेप्टिक शॉक कॉमन सेंस है, ठीक है ना। इसी तरह CVP इंक्रीज कब होता है, देखो अगर इधर हाइपोवोलेमिया है तो इधर फ्लूइड ओवरलोड है, ठीक है, इधर फ्लूइड ओवरलोड है, ठीक है। फिर पल्मोनरी एडिमा आ रहा है, इधर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर और टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो ये कॉजेज़ हैं, 5 इसकी रेस में कॉजेज़ हैं, 2 इसकी डिक्रीज में कॉजेज़ हैं। तो इन केसेस में हाई होता है CVP, इन केसेस में लो होता है कौन, CVP, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशंस हो, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ CVL सेंट्रल वेनस लाइन जो है ये क्या क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस अभी हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ CVP की बात करें तो हमारे पास तो ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जो सेंट्रल वेनस लाइन है, कैथेटराइजेशन है, CV कैथेटराइजेशन भी कहते हैं इसको या सेंट्रल वेनस लाइन भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, याद रखें, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हम सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। प्लूरल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, न्यूमोथोरैक्स हो सकती है, वेनस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, वही वाली बात है, ठीक है। इसी तरह थ्रोम्बोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस मोर कॉमन विद फेमोरल रूट, ठीक है। हमने क्या कहा था, इंटरनल जुगुलर में भी डालते हैं, फेमोरल में भी डालते हैं, सब क्लेवियन में भी डालते हैं, क्या, CVP, ठीक है। इसीलिए कुछ मरीजों के आपको सब क्लेवियन में नज़र आएंगे, कुछ मरीजों को फेमोरल में नज़र आएंगे, कुछ मरीजों के इंटरनल जुगुलर में। फेमोरल के साथ ज़्यादा चांसेस क्या कहता है, ये थ्रोम्बोसिस के हैं कह रहा है, ठीक है। फिर आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं इसके। आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस में इनएडवर्टेंट कैनुलेशन, लोकल हेमाटोमा बन सकता है, जैसे याद है हम करते थे फेमोरल वेन से मिड जो इन्वॉल्व पार्ट्स हम फिर सीरीज डाल के निकालते तो उधर हेमाटोमा बनता था। इसी तरह हेमोथोरैक्स भी हो सकता है आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस में। इसी तरह लिम्फेटिक में देखो थोरेसिक डक्ट इंजरी हो सकती है, काइलोथोरैक्स हो सकता है, और उसके बाद कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस में राइट एट्रियम परफोरेट होकर कार्डियक टम्पोनेट कर सकता है, एरिथमिया भी हो सकता है। इसीलिए याद रखो ECG इज़ मैंडेटरी फॉर सेंट्रल वेनस लाइन, ठीक है। तो ECG मॉनिटरिंग लाजमी है इसमें, ठीक है।